दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, रीट 2021 साइंस का यूनिट नंबर 5 जो है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। देखिए यूनिट 5 में आपके प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह, नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन और कृषि प्रबंधन को ऐड किया गया है, जिसमें आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कृषि प्रबंधन का टॉपिक। टोटल साथियों इसमें 2 टॉपिक्स रहेंगे कृषि प्रबंधन में। एक तो कृषि पद्धतियां और दूसरा राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। केवल 2 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, बाकी इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया कृषि प्रबंधन में। तो देखिए एक आधा प्रश्न यहां से बन सकता है और निश्चित तौर पे बनने की पूरी संभावना भी है। तो कृषि प्रबंधन में देखिए आप कक्षा 8 की जो पुस्तक है, जो पहले राजस्थान बोर्ड में चला करती थी 2019-20 के सत्र में, तो 19-20 के सत्र में जो पुस्तकें चला करती थी उन्हीं के बारे में सिलेबस में बोला गया है कि वहीं से प्रश्न बनेगा। और साथियों ये वही पुस्तकें हैं। तो ये जो पुस्तक है ये कक्षा 8 की पुस्तक है 2019-20 में चलने वाली, और उसमें पहला ही पाठ था कृषि प्रबंधन और उसमें ये टॉपिक्स थे आपके 4, जिसमें दूसरा टॉपिक था कृषि पद्धतियां और तीसरा टॉपिक था राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। बिल्कुल एज इट इज नाम आपके सिलेबस में दे दिए गए हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और कृषि प्रबंधन में आज अपन कृषि पद्धतियों को देखेंगे और कल के वीडियो में अपन राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों को देखेंगे। ठीक है साथियों, अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को, आज के वीडियो को। और साथियों आप नए हो चैनल पे, जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि सारा सिलेबस मैं करवा चुका हूं। वैसे साइंस का नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो सबसे पहले आपके लिए लेकर के आया हूं। सुबह 7 बजे जो है वो आपका कल्पना वाला टॉपिक जो है, इमेजिनेशन वाला टॉपिक आपको मैंने करवा दिया है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आ गए हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए। निश्चित सफलता की ओर हम लोग आपको लेकर के जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज जो साइंस की चल रही थी वो अनवर्थ चलती रहेगी। जैसे ही अपने टॉपिक्स ये पूरे होते हैं इन टॉपिक्स को भी उनमें शामिल किया जाएगा, यानी कि यहां से भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं। तो फसल के बारे में बात करें सबसे पहले, तो जब एक ही प्रकार के पौधों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाए तो वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। फसलों के प्रकार देखिए ऋतुओं के आधार पे 3 प्रकार हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये साथियों अपने को ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, आराम से अपन इसको पता है अपने को कि 3 फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी की फसल की बात की जाए तो जो साथियों अभी जो फसल बो रखी है हम लोगों ने, अभी सर्दी दिसंबर का मौसम है, तो अभी अपनी कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये जो फसल है ये रबी की फसल कहलाती है। देखिए रबी जो है उसमें 2 शब्द हैं और गेहूं में भी 2 शब्द हैं, तो गेहूं और रबी को जोड़ लीजिए, रबी और गेहूं। तो गेहूं के साथ वाली फसलें आराम से आपको याद हो जाएंगी। बाकी सरसों है, चना है, मटर है, गेहूं के साथ होते हैं, तो अपन इनको आराम से ध्यान में रख सकते हैं कि रबी की फसलें कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा खरीफ की फसल, खरीफ से 3 शब्द हैं। तो बाजरा जो है होता है आपका, यहाँ पे बाजरा नाम नहीं लिखा हुआ साथियों, मैं लिख देता हूं। बाजरा जो है वो आपका क्या होता है? आपका खरीफ की फसल होता है। ये जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है। ठीक है, कब से कब की होती है? जून से सितंबर। थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड भी जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी तक होती है, खरीफ की फसल जून से सितंबर तक की होती है। ठीक है, खरीफ में 3 शब्द हैं, तो बाजरे में भी 3 शब्द हैं। और बाजरे के साथ साथ अपन क्या बोते हैं? अपने ज्वार भी बोते हैं, मक्का भी बोते हैं, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि जो है, चुलई, है ना, ये सारी की सारी कब की फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। तो रबी के साथ गेहूं को जोड़ लीजिए और खरीफ के साथ बाजरे को, आराम से फसलें याद हो जाएंगी। और जो जायद की फसल है ये साथियों मार्च से जून में के मध्य में ये फसल होती है। जैसे खरबूजा हो गया आपका, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, लौकी हो गई, ये सारी की सारी कौन सी फसलें आपकी? ये खरीफ की, जायद की फसलें साथियों कहलाती हैं। मेरे हिसाब से इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी, कहीं कोई इसमें आपको समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे उपयोग के आधार पर फसलों का अगर वर्गीकरण करें तो किस प्रकार से होगा? देखिए पुस्तक में बड़े ही शानदार तरीके से दे रखा है कि जो अनाजी का मतलब है जो अनाज अपन खाते हैं, जिसकी रोटी बना करके एक प्रकार से अपन खाते हैं, वो होता है एक प्रकार से अनाज। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि जो है वो किस में आएंगे? अनाज में आएंगे। इसका उपयोग रोटी और दलिया बनाने में। तो ये तो सिंपल सी चीजें, यहां से तो प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न कैसे बन सकता है इसमें से कि निम्नलिखित में से अनाज नहीं है? अनाज में आपको एक ऑप्शन दे देंगे मसूर, या फिर उड़द दे देंगे, या मसूर ज्यादा चांस है कि मसूर जो है वो आपको दे सकते हैं। एक गेहूं, जौ, ज्वार और मसूर, तो यहाँ पे
अनाज नहीं है वो कौन सा होगा, मसूर होगा, क्योंकि ये क्या है, दलहन है, दलहनी फसल है। वैसे ही तिलहनी फसल होती है, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन और अरंडी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, काफी लोग जो सरसों को अनाज में मान लेते हैं। देखिए सरसों अनाज में नहीं आता, सरसों आता है तिलहनी, यानी जिससे अपने को तेल प्राप्त होता है, वो फसलें। मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। यहाँ पे अरसी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और तेल वगैरह प्राप्त करने में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। मसाले वाली फसलें सब लोगों को पता है, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, इनसे मसाले बनाए जाते हैं। फल या सब्जी वाली जो है वो आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा, ये सारे फल या सब्जी में आएंगे, सब्जी भाग, ठीक है। और फल और सब्जियों के काम में इनको लिया जाता है। अन्य फसलों में अगर बात करें अपन, तो औषधि व चारा, औषधियाँ और चारा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो प्रश्न बन सकते हैं साथियों, मैंने आपको बता दिए हैं कि निम्नलिखित में से फसल नहीं है, सॉरी अनाज नहीं है। उसमें 3 तो ऑप्शन अनाज के दे देंगे। एक आपका हो सकता है आपको जीरा मिल जाए, या आपको अजवाइन मिल जाए, या उसमें आपको जो भिंडी मिल जाए, है ना, या लौकी मिल जाए, कुछ भी, बेर मिल जाए, आम मिल जाए, या आपको अलसी मिल जाए। अलसी क्या है, एक फसल है, निश्चित तौर पे ये तिलहनी फसल है, यानी तेल निकालने के काम में इसको लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न बनेंगे। यहाँ से ज़्यादा तो कुछ बड़ा प्रश्न बनेगा नहीं, आसान सा प्रश्न बनेगा, बस कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ आपको मैंने बता ही दिया फसलों के प्रकार में। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, और जो अपना पहला टॉपिक है रीट का, वो है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों को साथियों उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, खेती के चरण भी इनको बोलते हैं। तो खेती के चरण और कृषि पद्धतियाँ एक ही बात है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। तो कृषि पद्धतियां हो चाहे खेती के चरण हो, वो एक ही बात है। टोटल 6 चरण जो है वो उस पुस्तक में बताए गए हैं साथियों, 6 चरण बताए गए हैं। ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई नहीं पूछा है कितने चरण होते हैं। पहला है मिट्टी को तैयार करना, जैसे देसी भाषा में बावा जोड़ी बोलते हैं कि बा लगा लेना एक प्रकार से, है ना, ट्रैक्टर से, ठीक है। फिर दूसरा बुआई करना, बीज डाल देना खेत में। तीसरा है खाद या उर्वरक देना, उसमें खाद वगैरह छिड़कना, सिंचाई करना, उसकी फसल की सुरक्षा करना, फसल फिर काटना, फिर अनाज का भंडारण करना। ये 7 चरण होते हैं साथियों। 7 चरण जो है वो बताए गए हैं। अब ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कहीं आपको 6 भी देखने को मिल सकते हैं, कहीं 8 देखने को मिल सकते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चरण है 7 चरण हैं। इन 7 चरणों को आज अपन देखेंगे। इसके बाद जो राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं वो अपन कल वाले वीडियो में करेंगे। देखिए पहला है मिट्टी तैयार करना। यहां से कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको काम में आएंगे। देखिए मिट्टी तैयार करने से क्या मतलब है, फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोली कर देता है। अब पोली करना क्या कहलाता है, यह प्रश्न आ सकता है। पोली करना क्या है, तो मिट्टी तैयार करने से संबंधित है, या आपके बुआई से संबंधित है, या आपके खरपतवार वगैरह खाद वगैरह से संबंधित है। तो ये प्रश्न आराम से बन सकता है कि पोली किससे संबंधित है। प्रश्न क्या बन सकता है साथियों, यहाँ पे पोली किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी आराम से बन सकता है। और ये मिट्टी तैयार करने से संबंधित है, ठीक है। जो मिट्टी को उलट पुलट कर अपन क्या करते हैं, पोली कर देते हैं, इसे ही जुताई कहते हैं। जुताई के दौरान औजार क्या होते हैं आपके, हल होगा, कुदाली भी हो सकती है, कल्टीवेटर ट्रैक्टर में अपन लगा करके काम में ले सकते हैं। आप सब लोगों को इसके बारे में पता है, ज़्यादा बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता इसमें आप लोगों को नहीं है, ठीक है। फिर हम मिट्टी पोली करने के लाभ क्या हैं, तो बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई में चली जाएंगी। भाई मिट्टी पोली करने का मतलब है मिट्टी जो एक प्रकार से कठोर हो गई थी, उसके ऊपर हल चलाकर उसको क्या कर दिया अपन ने, फोफला कर दिया, जिससे पौधे आराम से उग सकें। पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे केंचुओं की वृद्धि पोली मिट्टी में आसानी से हो सकती है। भाई कठोर मिट्टी में केंचुए जो वो पनप नहीं सकते, लेकिन पोली की हुई मिट्टी में आराम से पनप सकते हैं। वहीं मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि निश्चित तौर पे ये फायदा अपने को होता है। मिट्टी पोली करने के ये लाभ जो है थोड़े से आपको ध्यान में होने चाहिए, बाकी ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। पोली करने का मतलब एक प्रकार से मिट्टी तैयार करना ही है, ठीक है। तो ये पोली शब्द जो किससे संबंधित है, मिट्टी तैयार करने से संबंधित है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए बताते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा आपका जो चरण है खेती से संबंधित, वो है आपका बुआई करना। बुआई करना साथियों क्या होता है, खेती की जुताई के बाद क्या की जाती है, बुआई की जाती है, यानी
खेत में बीज डाले जाते हैं। अब ये देखिए 2 बैल हैं, इसकी ये हल लगा हुआ है, इस हल की सहायता से भी जो है वो बीज डाले जा सकते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार से भी बीज डाले जा सकते हैं। अन्य प्रकार से आप सीड ड्रिल यानी सीड ड्रिल, सीड का मतलब होता है बीज और ड्रिल मतलब अंदर लगाना, तो बीजों को जैसे ये ट्रैक्टर वाला हल होता है, इसको जो है सीड ड्रिल के माध्यम से भी बुआई की जाती है और ये परंपरागत औजार भी अपने इसको भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बात करें। तीसरा अपना पॉइंट था, तीसरा अपना चरण है कृषि पद्धतियों में खाद एवं उर्वरक देना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है आगे देखेंगे इसी वीडियो में, पहले थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिए मिट्टी में पोषक तत्वों की स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। निश्चित तौर पे एक खेत में बार बार फसल बोने पर जो है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसके लिए उसमें कुछ जो है खाद्य पदार्थ खाद एवं उर्वरक जो वो उसमें डाले जाते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता जो बनी रहती है। जैविक खाद जो है अगर डालें अपन तो उसके लाभ क्या हैं, देखिए अपन रासायनिक खाद डालते हैं तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पंजाब में कैंसर के मरीज जो है बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो पंजाब से जो है एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, बीकानेर सबसे बड़ा केंद्र है कैंसर का एक प्रकार से राजस्थान में, तो पंजाब से वो ट्रेन जो चलती है वो बीकानेर आती है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रख दिया। क्यों? क्योंकि साथियों पंजाब में बहुत ज़्यादा कैंसर रोगी पाए जाते हैं, इसका कारण वहाँ बहुत ज़्यादा जो है उर्वरक उपयोग में लाए जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरक खाद उपयोग में लाई गई, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो जैविक खाद के जो लाभ हैं उससे इस प्रकार के रोग जो वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपन देखें जैविक खाद के लाभ, तो जैविक खाद के लाभ में सबसे पहला लाभ तो यही है कि ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है, एक अच्छे से ये मिट्टी को तैयार कर सकती है रासायनिक खाद से भी जल्दी, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है। इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है, जैसे केंचुए वगैरह ज़्यादा जल्दी इसमें वृद्धि करते हैं। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, पोली यानी एक प्रकार से नरम बनी रहती है ना, पोली का मतलब एक नरम समझ सकते हो आप, पोली बनी रहती है यानी नरम बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता भी जो है वो साथियों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नरम फोफली जमीन में जाहिर सी बात है पानी वह जल्दी बैठेगा, और कठोर जमीन में पानी बैठता नहीं है, जमीन ही बैठ जाती है, पानी नहीं बैठता, ऊपर तैरता रहता है। ठीक है साथियों, तो ये खाद और उर्वरक में अपन ने देखा, अब दोनों में अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं साथियों। ये जो अंतर वाला सीन है ये मैंने उठाया कहाँ से है, ये फोटो जो है वो NCERT की पुस्तक से है। NCERT जो कक्षा 8 में अभी चल रही है वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है। वहाँ पर भी पहला टॉपिक आपका कृषि पद्धतियाँ, आपका कृषि प्रबंधन ही है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अलग लेवल का, राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान संबंधित अपनी 2019-20 वाली पुस्तकों में है, वही सिलेबस में दे रखी है अपने को रिट वाले में कि 19-20 से आएगा। तो अपन NCERT को भी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से दे रखा है। देखिए क्या है, उर्वरक है एक मानव निर्मित लवण है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। बिल्कुल जो पशु अपन रखते हैं घर पे, उनका जो एक प्रकार से गोबर वगैरह है उसको अपन एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, गड्ढा खोद करके, या बाहर भी इकट्ठा करते हैं कुछ लोग, तो उससे क्या है वो खाद अच्छी तैयार हो जाती है, उसको अपन फिर खेतों में डाल सकते हैं। वो तो है एक प्रकार से जैविक खाद। उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और ये खाद जो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। हुमस क्या होती है? एक प्रकार से देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब एक और नमी, थोड़ी थोड़ी नमी भी मौसम में हो, जिससे अपने को बड़ा बदबूदार पसीना इस समय भी आता है, तो ये जो है ये हुमस होती है, जिसमें शरीर में चिपचिपापन रहता है। हुमस क्या होगी? इसमें शरीर पर चिपचिपापन रहता है और ये फसल के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे उर्वरक में अगर मिट्टी में हुमस जो प्राप्त नहीं होती, लेकिन अगर हुमस अगर मिट्टी को प्राप्त नहीं होगी तो उससे फसल अच्छी नहीं होगी, फसल को हुमस की आवश्यकता होती है। तो खाद जो होती है उसमें हुमस की प्रचुर मात्रा होती है और बहुत ही शानदार ये रहती है फसल के लिए। तो जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए, गोबर की खाद का उपयोग करें वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो उर्वरक है इसका उपयोग जो कम से कम और ना के बराबर करना चाहिए, अगर नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका पॉइंट है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि रसायन एक प्रकार से होते हैं। अब ये
आपके उर्वरक उनके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है। ये सारे के सारे क्या हैं, उर्वरक के एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये एनसीईआरटी में साथियों दिए नहीं हुए थे, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को मैंने राजस्थान बोर्ड की किताब से उठाया। राजस्थान बोर्ड में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो उर्वरक कौन कौन से होते हैं, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये आपके क्या है, ये साथियों आपके हैं उर्वरक के एग्जाम्पल। वहीं बात करूं खाद की, तो खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। इनमें थोड़े से अधिक होते हैं, लेकिन अगर खाद को उचित मात्रा में अपन डालते रहें लगातार खेतों में, तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है, वो ज़्यादा बेटर यहाँ से मतलब लंबे समय तक 3-4 साल तक इनका उपयोग अपन कर लेते हैं, तो खेत जो है अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये उर्वरक और खाद में अंतर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो अपना चरण है वो है सिंचाई करना। सिंचाई करना काफ़ी उपयोगी है। देखिए कई प्रकार के कृत्रिम साधनों से भी करते हैं और परंपरागत साधनों से भी अपन जो फसलों में जल की आपूर्ति करते हैं, और यही जल की आपूर्ति करना ही सिंचाई करना कहलाता है। सिंचाई के लाभ क्या है, बीज अंकुरण के लिए और वाष्पोत्सर्जन की पत्तियों को जल की आपूर्ति के लिए, और जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सिंचाई उपयोगी है। अब सिंचाई के साधन देख लेते हैं, जैसे पारंपरिक साधनों की, यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों। एक तो उर्वरक में से प्रश्न उठ सकता है, ठीक है, निम्न में से उर्वरक है तो उसमें ये एक आधा नाम डाल सकता है, और जो है अंतर के आधार पे, उर्वरक और खाद में अंतर के आधार पर भी जो है वो प्रश्न बन सकता है आराम से। और सिंचाई के साधन में परंपरागत, निम्न में से परंपरागत सिंचाई का साधन है या नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो चड़स हुआ, जैसे ये देखिए चड़स, ढेकली, ये यहाँ पे आपका ढेकली का ऑप्शन है, ठीक है, ढेकली का चित्र है। रहट, ये आपका रहट का चित्र है, ठीक है, जिसमें एक बैल जो है वो घूम रहा है और पानी इधर से आ रहा है आपका, है ना। मोट यानी घिरनी, मोट को क्या बोलते हैं, घिरनी, ये रहा देखिए, इस प्रकार से इसमें से पानी प्राप्त किया जाता है। और ये चैन पंप, ये चैन कुप्पी या चैन पंप भी इसको बोला जाता था, जिसमें चैन से इस प्रकार से खींचा जाता था इसको इधर, और यहाँ से ऊपर से डोला जो अंदर से भर के आएगा और ये इधर से पानी जो है वो बाहर आ जाता था। तो ऐसे भी तरीके थे, ये सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। तो ध्यान में रखने आपको पारंपरिक साधन कौन कौन से, चड़स, ढेकली, रहट, मोट और चेन पंप, नाम ध्यान में आपको रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी, देखिए इसमें नलकूप, विद्युत पंप, डीजल पंप, ड्रिल तंत्र, फवारा तंत्र, छिड़काव तंत्र। साथियों फवारा तंत्र जो वो आधुनिक सिंचाई का ही साधन है। अब यहाँ पे देखिए ये फवारा सिस्टम ही तो है, ये फवारा सिस्टम है ना, इस प्रकार से यहाँ फवारे लगे हुए, ये फवारा सिस्टम है, ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये ड्रिप तंत्र है, यानी कि पौधे की जड़ों में बूंद बूंद सिंचाई। ये कौन सा तंत्र है, बूंद बूंद सिंचाई जिसको अपन बोलते हैं, वो वाला तंत्र है। और यहाँ पे विद्युत पंप या डीजल पंप आप लगा करके पानी को कुएं से निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी आधुनिक विधियां हैं, ठीक है साथियों। तो ये ध्यान में रखने की परंपरागत कौन सी और आधुनिक कौन सी हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं कि फसल की सुरक्षा जो है वो भी एक चरण है फसल का। तो कृषि पद्धतियों का फसल की सुरक्षा तो कैसे कर सकते हैं, सब लोगों को पता है, ज़्यादा इसमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समस्या क्या, खरपतवार की समस्या होती है तो उसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं। बचाव के तरीके, समय पर निराई गुड़ाई करना से नहीं, खरपतवार नाशियों का दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, निराई गुड़ाई ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। और समस्या की पहचान क्या होती है, इसमें एक प्रकार से जो है अनावश्यक पौधे जो वो फसल के साथ उग जाते हैं, अपने को सब लोगों को पता है, तो इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, अधिक सर्दी, देखिए सूखा पड़ जाए तब भी समस्या, और अधिक सर्दी पड़ जाए तब भी बहुत समस्या होती है। और फसल पर होने वाले कुप्रभाव क्या है, इसमें पानी भर जाना, खाद मिट्टी बह जाना, फसल का सूखा या आग लग जाना आदि प्रॉब्लम्स होती हैं। और बचाव के तरीके, जल निकासी उचित रूप से बनाएं, आग से सुरक्षा के लिए तैयार रहें, उपाय तैयार रखें, बस यही सारी चीज़ें सिंपल बातें हैं। और कीट या जीवाणु वगैरह भी, वायरस वगैरह भी कभी कभी समस्या बनते हैं फसल के लिए, और काफ़ी बार बनते हैं। तो इसका जो है समस्या की पहचान कैसे, कि पौधे की पत्तियां कटने लगती हैं, तना सूखने लगता है, तो और फल खराब होना, उत्पादन में कमी आदि इसकी पहचान की जा सकती है। अपन इस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बड़ी कम है, ठीक है। कुप्रभाव से क्या होगा, पत्ती, तना, फल आदि खराब हो जाते हैं, और ये कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक, फफूंदनाशक दवाइयों का उपयोग करके अपन इससे निजात पा सकते हैं। वहीं अगर आजकल जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है वो जानवर बन रहे हैं, सांड जो खुले घूम रहे हैं, वो तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। बाड़ लगाना, सुरक्षा करना, यानी जगह जगह गौशाला खोली गई हैं, उनसे इनका जो वो समस्या को निजात मिल सकता है। तो ये काफ़ी आसान सा चरण था। लास्ट जो चरण है एक प्रकार से
वो है फसल की कटाई तथा थ्रेसिंग। देखिए वैसे तो 7 चरण बताए गए हैं, लेकिन लास्ट तो भंडारण करना, तो जाहिर सी बात है फसल निकाल करके घर पर भंडारण अपन उसका कर सकते हैं, और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग भी उसमें करते हैं। तो वो बातें तो सिंपल से अपने को पता है। फसल की कटाई और थ्रेसिंग, देखिए फसल के पक जाने के बाद किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। हाथ के द्वारा दर्राते से भी कटाई करता है और हार्वेस्टर मशीन से भी कटाई की जाती है। बीज के दानों को भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग करने के लिए हाथ से भी अपन उसको फटक सकते हैं, ठीक है, और कंबाइन मशीन से भी उसको फटक सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। बीज जो है एक प्रकार से बीज के दानों को बाहर निकाल सकते हैं भूसे से। तो साथियों ये था आज का अपना इतना सा टॉपिक, जिसमें अपन ने कृषि पद्धतियों को देखा। कल अपन राजस्थान में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों को भी देखेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं? एक देखिए प्रश्न जो है आज बन सकता है, वो कहाँ से बन सकता है मैंने बता दिया। एक तो आपका फसलों के ऋतु वाला यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है अगर बनेगा, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है, अनाज वाले में अंतर हो सकता है अगर बनेगा तो। इसके अलावा चरण वगैरह है, कितने चरण होते हैं ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से। पोली करना क्या होता है? मिट्टी का नरम होना, एक प्रकार से मिट्टी तैयार करना पोली करना कहलाता है, ये बन सकता है तीसरा प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न अगर मैं बनाने को आपको बताऊं तो ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से आपका बुआई का जो स्रोत नहीं है, उसमें एक ऑप्शन तो आपका सीड ड्रिल दे देंगे, एक आपका एक प्रकार से हल दे देंगे, एक आधा और दे करके एक कल्टीवेटर दे देंगे। तो कल्टीवेटर जो है वो आपका जुताई का जो है वो क्या है, आपका जुताई का क्या उपकरण है, न कि आपका बुआई का उपकरण है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है ना। इसके अलावा खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, ये पांचवा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा सिंचाई के परंपरागत साधनों में से आधुनिक साधनों में कौन से हैं, इनमें से प्रश्न बन सकता है। और थ्रेसिंग के उपकरण कौन से, इनमें से भी एक आधा प्रश्न बन सकता है। तो ये 5-6 प्रश्न इतने टॉपिक में से बन सकते हैं। बाकी जो भी बन सकता है वो जो महत्वपूर्ण फसलें उनमें से बनने की पूरी संभावना, एक प्रश्न वहीं से आएगा, वो अपन पढ़ेंगे साथियों कल। तो हमारे जो सारे नोट्स हैं आप लोगों को पता राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों पर ही आधारित हैं। तो जरूर से जरूर इस चैनल से जुड़े, निश्चित तौर पे फायदा होगा। सबसे पहले जो बड़ी कोचिंग्स है उनसे भी पहले आपके लिए मैटर लेकर के आया हूँ, आपको निश्चित तौर पे अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जोड़े चैनल से। और बहुत ही शानदार मैटर आपको यहाँ पर साथियों मिलता रहेगा। सारे के सारे जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं आपको निश्चित तौर पे करवाए जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको जरूर से जरूर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे साथियों अपन एक और वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।